हम हमारे कल के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने कल के लेक्चर में यह समझ लिया था कि किसी भी न्यूक्लियई के अंदर एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियई का मास ही होता है। न्यूक्लियई अपना खुद का मास डिस्ट्रॉय करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वह एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस तरह से वह न्यूक्लियई स्टेबल हो जाता है। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कंसेप्ट को समझ लिया था और एक ग्राफ भी बना लिया था। इसके बाद हमने न्यूक्लियई के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के रिपल्सिव फोर्स को काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए और न्यूक्लियई को स्टेबल बनाए रखने के लिए हमने एक न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। हमने एक एजम्पशन करा था और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हमने कुछ बातें लिखी थी और वंस अगेन हमने ग्राफ के द्वारा यह बताने की कोशिश करी थी कि किस तरह से न्यूक्लियर फोर्स, कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ में वेरी करती है। इसके बाद मैं समझा रहा था किसी भी न्यूक्लियई में न्यूट्रॉन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दो प्रोटॉन के बीच में कम से कम एक न्यूट्रॉन का होना अनिवार्य है। यह न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन के बीच की दूरी को बनाए रखता है और उस दूरी को बनाते हुए उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, उस रिपल्सिव फोर्स को कम करने में मदद करता है और साथ में उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी को भी कम करके रखता है। क्योंकि दो प्रोटॉन के बीच में कम से कम एक न्यूट्रॉन का होना अनिवार्य है, इसलिए किसी भी न्यूक्लियई के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशो है, जो संख्या है, दैट शुड बी रीजनेबल। किसी भी न्यूक्लियई के अंदर यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यदि प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो यह प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हुए उस न्यूक्लियई को अनस्टेबल बना देंगे। और इसी तरह से किसी भी न्यूक्लियई में यदि न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो गई तो अधिक न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियई संभाल नहीं पाएगा, वह न्यूट्रॉन टूट के अलग हो जाएगा। वह एडिशनल जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ज्यादा न्यूट्रॉन है, वह भी उस न्यूक्लियई को अनस्टेबल बनाएंगे। अब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इसे समझने के लिए किसी भी स्टेबल न्यूक्लियई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस रेशो में होते हैं, इस बात को समझने के लिए वंस अगेन हम एक ग्राफ बनाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सबसे पहले हम किन न्यूक्लियई को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कुल मिलाकर 114 न्यूक्लियई है, 114 एलिमेंट है। यदि पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स की गिनती करोगे तो रफली आपको 114 गिनने में आएगी और उनमें से 5-6 न्यूक्लियई तो 5-6 एलिमेंट तो आपको ऐसे दिखेंगे जिनके कोई नाम नहीं दिखेंगे, जो अभी भी डिस्कवर होना बाकी है, जिनकी सिर्फ प्रॉपर्टीज पता है और जिनकी पोजीशन पता है, मगर एग्जैक्टली वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट जितने भी डिस्कवर हो चुके हैं वह 108 और 114 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके। हर एक एलिमेंट के 2 से 3 आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो O16, O17। नाइट्रोजन की बात करें तो N14, N15। आइसोटोप्स मींस डिफरेंट न्यूक्लियई। आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स मतलब 2 अलग अलग तरह के न्यूक्लियई। इस तरह से यदि हम यह देखें कि हमारे पास कितने अलग अलग तरह के न्यूक्लियई है, तो जरा सोचिए, हमारे पास एलिमेंट कुल मिला के 114 है।
और हर एक एलिमेंट के 2 से 3 आइसोटोप्स है। तो कितने तरह के न्यूक्लियाई हुए? हम कहते हैं लगभग 250 से 300 अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई है। लेड 206 एक अलग न्यूक्लियाई है, लेड 207 एक अलग न्यूक्लियाई है, लेड 208 एक अलग न्यूक्लियाई, तीनों अलग अलग न्यूक्लियाई, तीनों आइसोटोप्स है। इस तरह से कुल मिला के कितने तरह के न्यूक्लियाई हम जानते हैं? then that would be nearly 250 to 300, 250 से 300 अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई है। इन सभी न्यूक्लियाई में यदि हम बात करें कि कितने स्टेबल न्यूक्लियाई है, कितने वहां न्यूक्लियाई हैं जो जिसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, जो इनफाइनाइट टाइम से स्टेबल है और इनफाइनाइट टाइम तक स्टेबल रहेंगे, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो रहा है न आगे होगा। इस तरह के यदि हम स्टेबल न्यूक्लियाई की बात करें तो कुल मिला के 70-75 स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, बाकी सभी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। इस समय हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन स्टेबल न्यूक्लियाई की जिसमें किसी तरह की कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं चल रही है। उन 70-75 स्टेबल न्यूक्लियाई को हम अपने इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। हर एक न्यूक्लियाई को एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हम न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, हम न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन देखकर किसी भी एक न्यूक्लियाई के लिए एक डॉट लगाएंगे। हम ग्राफ का नेचर समझने के लिए एक लाइन बना देते हैं, एक बेंचमार्क, एक इन दोनों एक्सिस का एक बाइसेक्टर बना देते हैं। दिस बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर पर आने वाला कोई सा भी डॉट दैट वुड रिप्रेजेंट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन को हम इस जगह पर इस डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हीलियम की हम बात करें, हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। हीलियम की पोजीशन कहीं इधर होगी। लिथियम की हम बात करें, लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। हीलियम की पोजीशन कहीं इधर होगी। हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। बेरिलियम की पोजीशन कहीं इधर होगी। हम कार्बन की बात करें, कार्बन में 6 प्रोटॉन है। बोरॉन में, पहले बोरॉन की बात करें, बोरॉन में 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इस जगह पर कहीं बोरॉन होगा। कार्बन की बात करें, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, इस बाइसेक्टर लाइन पर होगा। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, इस जगह पर होगा। ऑक्सीजन में O16 में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, इस जगह पर कहीं होगा। इस तरह से हम जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई जानते हैं, उन सभी स्टेबल न्यूक्लियाई में प्रोटॉन की संख्या देखें, न्यूट्रॉन की संख्या देखें और करस्पॉन्डिंगली हम इधर डॉट लगाते चले। As I had already told you, we have got nearly 70 to 75 stable nuclei known to us. हमारी जानकारी में 70 से 75 स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। हम कुल मिला के 70 से 75 डॉट्स इस तरह से लगा देते हैं। 70 से 75 डॉट्स जब इस तरह से लग जाएंगे तो इन सभी डॉट्स को हम एक बाउंड्री के द्वारा एनक्लोज कर देते हैं। इन सभी डॉट्स को हम एक बाउंड्री के द्वारा एनक्लोज कर देते हैं। इस तरह की एक बाउंड्री आ जाएगी और हमें इस तरह की एक बेल्ट मिल जाएगी। इस बेल्ट के अंदर आने वाला कोई सा भी डॉट दैट रिप्रेजेंट अ स्टेबल न्यूक्लियाई,
इस बाउंड्री के अंदर आने वाला कोई सा भी डॉट दैट रिप्रेजेंट स्टेबल न्यूक्लियस. Hence, the belt is termed as the belt of stability. इस बेल्ट के अंदर कोई सा भी डॉट दैट वुड रिप्रेजेंट अ रीजनेबल एंड अ जस्टिफाइड रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इस बेल्ट के अंदर कोई सा भी जो डॉट होगा वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है उसका एक रीजनेबल रेशो होगा. और उस रीजनेबल रेशो में यदि किसी न्यूक्लियई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो वह परफेक्टली स्टेबल न्यूक्लियई होगा. उसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी. वो स्टेबल है और आगे भी स्टेबल रहेगा. उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन कभी नहीं होना है. मगर यदि कोई डॉट इस स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है, यदि कोई डॉट इस स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है, चाहे वह डॉट स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर हो, चाहे वह डॉट स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे हो, दैट डॉट रिप्रेजेंट एन अनस्टेबल न्यूक्लियई. यदि कोई डॉट स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कुछ ज्यादा ही है और न्यूट्रॉन की संख्या कुछ कम है. ज्यादा प्रोटॉन होने की वजह से उन प्रोटॉन के बीच में काफी अधिक रिपल्सिव फोर्स होगा. काफी अधिक रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से वह न्यूक्लियई अनस्टेबल हो जाएगा. ऐसा न्यूक्लियई फटेगा, ऐसा न्यूक्लियई डिसइंटीग्रेट होएगा, ऐसा न्यूक्लियई तरह तरह की रेडिएशंस छोड़ेगा, तरह तरह के पार्टिकल्स छोड़ेगा और तरह तरह के पार्टिकल्स छोड़ते हुए धीरे धीरे यह स्टेबिलिटी बेल्ट के करीब आएगा और अल्टीमेटली स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर समा जाएगा. ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियई तब तक रेडिएशंस एमिट करता ही रहेगा जब तक कि यह स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर नहीं आ जाता. यह अनस्टेबल न्यूक्लियई स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने का प्रयास करेगा और स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने के लिए तरह तरह के पार्टिकल्स बाहर फेंकेगा, बाहर छोड़ेगा, जिसे हम डीके प्रोसेस कहेंगे, जिसे हम डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस कहेंगे. इसी तरह से यदि कोई न्यूक्लियई स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है, देन दैट न्यूक्लियई would contain large number of neutron as compared to proton. इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कुछ ज्यादा ही है, प्रोटॉन की संख्या कम है. वंस अगेन न्यूट्रॉन की संख्या काफी अधिक हो जाने से यह न्यूक्लियई भी अनस्टेबल होगा. यह न्यूक्लियई स्टेबल होने का प्रयास करेगा. यह न्यूक्लियई स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने की कोशिश करेगा और स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आने के लिए यह फटेगा, यह डिसइंटीग्रेट होगा. यह डिसइंटीग्रेट होते समय तरह तरह की रेडिएशंस, रेस और पार्टिकल्स एमिट करेगा और धीरे धीरे स्टेबिलिटी बेल्ट के करीब आएगा और अल्टीमेटली यह भी स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर समा जाएगा. इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल. इसी फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल. Radio activity, we define it as its spontaneous emission of radiation by an unstable nuclei lying outside the belt of stability in order to penetrate into the belt of stability. It's spontaneous emission of radiation by an unstable nuclei
lying outside the belt of stability in order to penetrate into it. मैं समझाता हूं इस डेफिनेशन को. स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्पॉन्टेनियस शब्द का मतलब है ऑटोमेटिकली, अपने आप स्वयं भी जो फिनोमेना होता है जिसको करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ब खुद अपने आप ही चलता रहेगा. इट्स स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन. अपने आप रेडिएशन एमिट होती है. स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस. एक अनस्टेबल न्यूक्लियस के द्वारा स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन एमिट होती है. और वह न्यूक्लियस जो स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है, जिससे कि वह स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आ जाए, इसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. पहली बार हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करा था. ऑल्दो रेडियो एक्टिविटी इज अ मिसनोमर. मिसनोमर मीन्स अ रॉन्ग नेम गिवन टू फिनोमेना. बैक्वेरेल ने कुछ गलत सोच लिया, गलत समझ लिया उसको. यह रेडियो एक्टिव फिनोमेना सब्सटेंस को उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा, फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा. उसको लगा कि ये जो सब्सटेंस है यह रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है. उसको ऐसा लगा कि ये जो रेडिएशन निकल रही है रेडियो वेव्स है, और इसलिए उसने उसको कह दिया कि ये तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ क्योंकि ये रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है, और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कह दे. मगर बाद में जब बड़ी जल्द ही बैक्वेरेल मर गया, उसको कैंसर हो गया और बुरी तरह से झुलस गया, बाद में रिसर्च करने पर यह समझ में आया कि कहीं से कहीं तक यह रेडियो वेव्स नहीं है, कहीं से कहीं तक यह रेडियो एक्टिविटी नहीं है. रेडियो वेव्स तो हार्मलेस वेव्स हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है. हमारे चारों तरफ ढेर सारी रेडियो वेव्स हैं, इनसे हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है. मगर ये जो सब्सटेंस है, इनसे जो रेस निकल रही है, यह कहीं से कहीं तक रेडियो वेव्स नहीं है, बहुत खतरनाक गामा रेडिएशन है. और इतनी खतरनाक रेडिएशन से यदि कुछ मिनटों के लिए भी हमारी बॉडी पर इंसिडेंट हो जाए तो हमें निश्चित ब्लड कैंसर हो जाएगा और हम 4-6 महीने के ही मेहमान बचे रह जाएंगे. हुआ कुछ ऐसा था, हेनरी बैक्वेरेल यूरेनियम कंपाउंड के साथ में काम कर रहा था. उसकी लेबोरेटरी में यूरेनियम कंपाउंड रखा हुआ था. उसे फोटोग्राफिक प्लेट की आवश्यकता लगी. फोटोग्राफिक प्लेट, जैसा मैंने आपको बताया, ये वही प्लेट है जो हम कैमरे के रोल में डालते हैं. कैमरे का जो रोल है वह फोटोग्राफिक फिल्म ही कहलाता है. उस फोटोग्राफिक फिल्म की खास बात होती है कि उस पर कोई सी भी रेडिएशन से यदि इंसिडेंट हो जाए, कोई से भी एनर्जेटिक पार्टिकल से यदि उससे टकरा जाए तो वो काली पड़ जाती है. एक पार्टिकल के टकराने से उस पर एक काला धब्बा बन जाएगा. 2 पार्टिकल टकराए तो 2 काले धब्बे बन जाएंगे. इस तरह से जितने पार्टिकल्स, जितनी एनर्जेटिक रेडिएशन उस पर टकराएंगी, उस पर काले धब्बे बढ़ते चले जाएंगे. हम फोटोग्राफिक फिल्म को कभी भी उजाले में नहीं खोलते. यदि हमने उजाले में खोल दिया तो एकदम से वो पूरी की पूरी काली पड़ जाएगी. फोटोग्राफिक फिल्म को काली डिबिया में रखा जाता है और उसको कैमरे में लोड करने के लिए हम सबसे पहले चारों तरफ अंधेरा करते हैं, और पूरा अंधेरा करने के बाद में उसको काली डिबिया से बाहर निकालते हैं, कैमरे में डालते हैं और फटाफट बंद कर देते हैं. कैमरा भी आपने देखा होगा जनरली काले कलर की होता है, जिससे कि उसके अंदर रेडिएशन नहीं जाने पाए और फोटोग्राफिक फिल्म को कोई नुकसान नहीं, और उसी से हम फोटोग्राफ खींचते हैं. ऐसी फोटोग्राफिक फिल्म की हेनरी बैक्वेरेल को आवश्यकता लगी. उसकी लेबोरेटरी में, जैसा मैंने बताया, ऑलरेडी यूरेनियम कंपाउंड रखा हुआ था. मैं एक कंपाउंड सॉर्ट ऑफ लेटर से इसे ही हम यूरेनियम कंपाउंड बोल देते हैं. लेटर से दिस इज यूरेनियम कंपाउंड इस जगह पर रखा हुआ है. और यह एक
फोटोग्राफिक फिल्म है जिसके साथ वह काम कर रहा है। यह फोटोग्राफिक फिल्म है। फोटोग्राफिक फिल्म को भी मैं इस तरह से, ये जो मेरे पास शीट पड़ी है, ले लेता हूं। ये फोटोग्राफिक फिल्म है। अब चारों तरफ कमरे में अंधेरा है, कहीं कोई लाइट का सोर्स नहीं है, कहीं कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। और उसने क्या देखा कि फोटोग्राफिक फिल्म पर धीरे धीरे काले धब्बे बन रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स बन रहे हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर धीरे धीरे काले धब्बे बनना, उनका धीरे धीरे बढ़ना, इस बात को देखकर बैक्वेरेल समझ गया कि लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा सोर्स है जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, जिसकी वजह से यह फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ रही है। भाई, रेडिएशंस की जनरली क्या वजह होती है, मैं आपको बता दूं। कोई सी भी बॉडी यदि गर्म कर दी जाए तो गर्म करने पर वह रेडिएशन एमिट करने लगती है। जैसे आपने देखा है, लोहे को जब हम गर्म करें तो पहले वो लाल कलर का होता है, फिर ऑरेंज कलर का होता है, फिर येलो कलर का होता है, और बहुत गर्म कर दिया जाए तो व्हाइट कलर का हो जाएगा और भरपूर रेडिएशन एमिट करने लगे। या फिर आप कहीं से करंट पास करो तो वो रेडिएशन एमिट करने लगता है। जैसे इधर जो हेलोजन लगा हुआ है, ये हेलोजन से जब करंट पास कर रहे हैं तो बुरी तरह से रेडिएशन एमिट कर रहा है और चारों तरफ इधर रोशनी हो गई है। रेडिएशन की वजह गर्म करना हो सकती है, करंट पास करना हो सकती है, सेकेंडरी एमिशन भी होते हैं, मगर इस तरह का कहीं कोई फिनोमेना लेबोरेटरी में कहीं पर भी नहीं चल रहा था। ना तो किसी चीज को गर्म करा हुआ था, ना कहीं कोई करंट पास करा जा रहा था, सारे लाइट सोर्स ऑन थे, ऑफ थे, मगर फिर भी लेबोरेटरी के अंदर रखी हुई फोटोग्राफिक प्लेट काली होती हुई दिख रही थी। इसका मतलब लेबोरेटरी में कहीं ना कहीं रेडिएशंस का सोर्स है। अब वह सोर्स हमें ढूंढना है कि आखिर वह कहां है। उसने फोटोग्राफिक प्लेट को उठाया और पूरी लेबोरेटरी में चारों तरफ ले जाकर घूमा। जैसे ही वह उस फोटोग्राफिक प्लेट को इस यूरेनियम कंपाउंड के करीब ले गया, यूरेनियम कंपाउंड के करीब ले जाते से ही उसने क्या देखा, जो काले धब्बे बन रहे थे वो तेजी से बनने लगे। काले धब्बे जो बन रहे थे, इधर जिस रेट से बन रहे थे, यूरेनियम कंपाउंड के पास ले जाते से ही वो तेजी से बनने लगे। इस बात से उसको यह समझ में आ गया कि इस यूरेनियम कंपाउंड से कुछ रेडिएशंस एमिट हो रही है। ये यूरेनियम कंपाउंड रेडिएशन एमिट कर रहा है, क्योंकि जब भी मैं प्लेट को इसके करीब ले जाता हूं तो प्लेट पर काले धब्बे बनने बड़ी तेजी से हो जाते चालू। ये यूरेनियम कंपाउंड किसी ना किसी तरह की रेडिएशंस एमिट कर रहा है। दिस इज द सोर्स। ना तो हम इसे गर्म कर रहे हैं, ना इसमें कोई करंट पास कर रहे हैं, ना ही इसके साथ कोई छेड़छाड़ करी जा रही है। ये तो अपने आप पड़े पड़े ही रेडिएशन एमिट कर रहा है। ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन है। दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय दिस यूरेनियम कंपाउंड। अब यदि यह यूरेनियम कंपाउंड रेडिएशन एमिट कर रहा है तो इस रेडिएशन के नेचर को समझे कि रेडिएशन आखिर है कैसे, इसको रोका कैसे जाए। उस समय रेडियो वेव्स के बारे में पता था, रेडियो ट्रांसमिशन होने लगा था, रेडियो सिग्नल्स दूर दूर तक भेजे जाने लगे थे। जैसे जो हम एफएम रेडियो सुनते हैं, एएम एफएम विविध भारती। अब इन रेडियो सिग्नल्स की एक खास बात है कि रेडियो सिग्नल्स को आप छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से रोक नहीं सकते। ये दीवार बीच में आ जाए भले ही, मगर एफएम रेडियो के सिग्नल्स आप रिसीव कर लेते हो। और एफएम रेडियो के सिग्नल्स 30, 35, 40 किलोमीटर की दूरी तक रिसीव करे जा सकते हैं। एफएम रेडियो के सिग्नल्स कब रुकते हैं? यदि कोई बड़ी सी पहाड़ी बीच में आ जाए तो एफएम रेडियो के सिग्नल्स उस बड़ी सी पहाड़ी से रुक जाते हैं। एफएम रेडियो के सिग्नल्स, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से 2, 4, 8, 10 दीवारों से नहीं रोके जा सकते। 2, 4, 5 बिल्डिंग भी बीच में आ जाए तो नहीं रोके जा सकते।
उनको रोकने के लिए तो कोई बड़ा सा पहाड़ यदि बीच में आ जाए तो रेडियो सिग्नल्स रुक जाएंगे। अब उसने इस यूरेनियम से निकलने वाली रेडिएशंस को रोकने के लिए प्रयास करना चालू करा कि भाई ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट इसकी वजह से काली नहीं हो, इस यूरेनियम से निकलने वाली रेडिएशंस को रोके। सबसे पहले उसने इसको एक पेपर से ढक दिया। भाई जनरली किसी भी लाइट सोर्स को आप ढक देते हो तो उससे रेडिएशंस बाहर आना बंद हो जाती है। उसने यूरेनियम को ढक दिया, मगर ढकने के बाद भी उसने क्या देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट तो अभी भी काली हो रही है। उसने एक ब्लैक बॉक्स लेकर आया, स्टील का एक काला डब्बा, और उस स्टील के काले डब्बे से इस यूरेनियम को ढक दिया जिससे कि इससे निकलने वाली रेडिएशन बाहर नहीं आए। मगर उसने क्या देखा कि स्टील के काले डब्बे से ढकने के बावजूद भी फोटोग्राफिक प्लेट अभी भी काली पड़ रही है। और खास बात, उस फोटोग्राफिक प्लेट को जब यूरेनियम कंपाउंड के करीब ले जाए तो ये जो ब्लैक डॉट्स बनने का जो रेट है बढ़ जाता है। इससे बिल्कुल साफ साफ साबित हो जाता है कि फोटोग्राफिक प्लेट इस यूरेनियम कंपाउंड की वजह से ही काली हो रही है। अब उसने इस यूरेनियम कंपाउंड को उठाया और बगल वाले रूम में ले जाकर रख दिया। उसने सोचा यदि बगल वाले रूम में रख दूंगा तब तो इससे निकलने वाली रेडिएशन यहां तक नहीं आएगी। मगर उसने क्या देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट तो अभी भी काली पड़ती ही जा रही थी, उस पर काले निशान बढ़ते ही जा रहे थे। और इस फोटोग्राफिक प्लेट को जहां वो यूरेनियम कंपाउंड रखा उसके करीब उसी कमरे में भी मूव करा जाए तो काले धब्बे बनने का जो रेट है वह बढ़ता ही चला जाता है। उसने उस यूरेनियम कंपाउंड को 2-4 कमरे छोड़कर 4-5 दीवारें बीच में आ गई, वहां पर रख दिया, दूर पड़ोसी के घर में रख दिया होगा। और अभी भी उसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट तो अभी भी काली पड़ती ही जा रही है, उस पर काले निशान धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहे हैं और यूरेनियम की वजह से हो रहा है। वो यूरेनियम को दूर ले जाता गया मगर फोटोग्राफिक प्लेट पर काले धब्बे बनना कम नहीं हुए, वो बनते ही गए। वो शहर से बाहर यूरेनियम को ले गया पहाड़ी के दूसरी तरफ। तब उसने देखा कि यूरेनियम से निकलने वाली रेडिएशन अब फोटोग्राफिक प्लेट को काला नहीं कर रही है, फोटोग्राफिक प्लेट का काला होना बंद हो चुका है। यूरेनियम से निकलने वाली रेडिएशन को कंट्रोल पहाड़ी के द्वारा करा जा सका। जब एक माउंटेन बीच में आ गया तो उससे निकलने वाली रेडिएशन कंट्रोल हो सकी। उसे लगा कि यह तो बिल्कुल रेडियो वेव्स के माफिक बिहेव कर रही है, रेडियो वेव्स ऐसे ही बिहेव करती है। उसको लगा कि यूरेनियम का यह जो कंपाउंड है यह रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है, और चूंकि ये रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है इसलिए उसने रेडियो एक्टिविटी नाम दे दिया। उस कंपाउंड को रेडियो एक्टिव कंपाउंड कह दिया, फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कह दिया। कुछ ही महीनों के बाद बैक्वेल पहले तो उसी समय झुलस गया, बुरी तरह से झुलस गया था इस काम में, जल गया था पूरी तरह से, बॉडी पूरी जल गई और 2-4 महीनों में ही उसकी मौत हो गई और बड़ी दर्दनाक मौत हुई। जो उसके आसपास थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई इसको हुआ क्या। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करता था, कुछ डिस्कवर करा था, मगर मरने से पहले बड़ी खराब सूरत हो गई थी, बिल्कुल जैसे बुरी तरह से कोई झुलस जाता है ऐसे जल चुका था और बड़ी दर्दनाक मौत मर गया। एक्सपेरिमेंट करने पर बाद में समझ में आया कि जिसे हेनरी बैक्वेल रेडियो एक्टिविटी समझ रहा था वो कहीं से कहीं तक रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। जिन रेडिएशंस को वह रेडियो वेव समझ रहा था वो रेडियो वेव्स नहीं थी, वो बेहद खतरनाक रेडिएशंस थी, वह गामा रेडिएशंस थी और वह रेडिएशंस कुछ समय के लिए बॉडी पर इंसिडेंट हो जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है। अब साइंटिस्टों के सामने एक अलग चैलेंज था। चैलेंज यह था कि जो चीज जितनी खतरनाक होती है
वो चीज उतनी ही उपयोगी भी होती है। गामा रेडिएशंस यदि इतनी खतरनाक है तो उनका उपयोग भी उतना ही अधिक होगा यदि उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो। अब चैलेंज यही था कि रेडियो एक्टिव, सबसे पहले तो उन्होंने डिसाइड करा इन द ऑनर ऑफ बेक्वेरेल, भाई बेक्वेरेल को के सम्मान में उन्होंने कहा कि हम ये नाम नहीं बदलेंगे, जो बेक्वेरेल ने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी वही का वही रहेगा। आज भी हम गलत नाम होने के बावजूद भी इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी ही कहते हैं। हमने ये नाम कभी भी परिवर्तित नहीं करा, यह जानते हुए भी कि यह गलत नाम है, मगर फिर भी आज भी हम रेडियो एक्टिविटी ही कहते हैं। अब जो अगला चैलेंज था कि इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशन को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल करा जाए। यदि इसको हमने कंट्रोल करना सीख लिया तो इसको हम प्रॉपरली स्टडी कर सकेंगे, इसके बारे में समझ सकेंगे और फिर इसकी उपयोगिता भी ढूंढ सकेंगे। और यह तो एक जनरल, एक कॉमन फैक्ट है कि जो चीज जितनी ज्यादा खतरनाक होती है वो उतनी ही ज्यादा उपयोगी होती है। ये बात तो काफी समय पहले से जनता और साइंटिस्ट समझती चली आई है। तो कोशिश करी जाए इसको कंट्रोल करने। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशंस को रोकने के लिए प्रयास करे जाने लगे। यह समझ में आया कि यदि जमीन के अंदर इनको 20 मीटर की गहराई में गाड़ दें, 50 से 60 फीट गहराई में गाड़ दें जमीन के अंदर, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशंस फिर जमीन के ऊपर तक नहीं आ पाएंगी। इनसे निकलने वाली रेडिएशंस को कंट्रोल करा जा सके। भाई जमीन के अंदर 50-60 मीटर 15-20 मीटर गहराई में गाड़ दिया तो फिर उपयोगी क्या ले सकेंगे। सॉलिड कंक्रीट, ये सॉलिड कंक्रीट है। सॉलिड कंक्रीट के द्वारा यदि हम इसको रोकना, कंट्रोल करना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 20 मीटर का सॉलिड कंक्रीट लगाना होगा। सीमेंट और ईंट के द्वारा 10 से 20 मीटर मोटी दीवार बना दो, लगभग इस बिल्डिंग जितनी बड़ी है उस बिल्डिंग के बराबर आप सॉलिड कंक्रीट बना दो, तो इतने मोटे सॉलिड कंक्रीट को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशंस पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। इससे भी कोई पतली चीज इस्तेमाल करना है तो लोहा। यदि आप 1 मीटर मोटी लोहे की दीवार बना दोगे, 1 मीटर लोहे मोटी सॉलिड आयन हो, 1 मीटर मोटा, तो उस सॉलिड आयन की वॉल को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशंस नहीं रोक पाएंगी। इससे भी बेहतर कोई सब्सटेंस चाहिए तो लेड। लेड इज हैवीएस्ट स्टेबल एटम, लेड इज हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, सबसे भारी है और सबसे स्टेबल है। यदि आप लेड मेटल का बना हुआ बॉक्स बनाते हो तो 8 से 10 सेंटीमीटर मोटा लेड बॉक्स बनाओ और उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखो, तब उससे निकलने वाली रेडिएशंस को रोका जा सकेगा, कंट्रोल करा जा सकेगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के द्वारा यही बात पता लगाई गई, समझी गई और एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर लेड बॉक्स बनाया।